नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी। अब भी एक गांव में रहती है वह, जिसे लिखा है हुस्न तबस्सुम जी ने। मेरी आवारगी में कुछ दखल उनका भी है। उनकी याद आती है तो घर अच्छा नहीं लगता। शिप्रा दौड़ के उस घर में घुस गई और भीतर से सड़ाक से कुंडी चढ़ा ली। दरवाजे पर बच्चों की टोली धमाल मचाई थी। सिप्रा दी, खोलो, आओ ना बाहर। मिसेस डिसूजा भागकर किचन से बाहर आई। ओह बेटा, क्या बात है? देखिए ना आंटी, सब तंग कर रहे हैं, मेरा दुपट्टा छीन रहे हैं। बताइए भला, मैं अपने ससुर के सामने नंगे सिर हो जाऊं? ओके ओके, चलो बैठक में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कहती हुई वह किचन में चली गई और शिप्रा बैठक की तरफ दौड़ गई। कुछ क्षण बाद मिसेस डिसूजा चाय की ट्रे लेकर पहुंची बैठक में, तो सिप्रा गायब। वह समझ गई कि वह बेडरूम में होगी। वह वहां पहुंची तो देखा शिप्रा कॉस्मेटिक की दुकान खोले बैठे हैं। कई कई शेड्स के पाउडर चबोड़े, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, झुमके सब लपक लपक के उसके जिस्म पर सज गए थे। वह बिल्कुल नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी। मिसेस डिसूजा दूर से ही देख देख मुस्कुराती रहीं। वह मगन थी, कोण बदल बदल के आईना निहार रही थी। तभी सायस उनकी निगाह मिसेस डिसूजा पर पड़ी तो वह पुलक उठी। आंटी, अच्छी लगती हो ना? सो ब्यूटीफुल डार्लिंग। हवाओ, चाय पी लो। आती हूँ आंटी। सिंदूर की डिबिया कहाँ है? ओह, मिल गई। तर्जनी और अंगूठे से चुटकी बना के उसने क्षण भर में मांग भर दी। गोरे तीखे नैन नक्श वाला चेहरा फूट निकला था। दुल्हन बनेगी तो बड़ी प्यारी लगेगी। एक पल को मिसेस डिसूजा ने ठहर कर सोचा, फिर उसका हाथ पकड़ बोली, अब सब हो गया? बहुत अच्छी लग रही हो, चलो चलते हैं बाहर। बैठक में आके बैठी ही थी कि डोरबेल घनघनाई। मिसेस डिसूजा पलट कर दरवाज़ा खोलने गई। वह पलटी तो भीतर से आवाज़ आई, आंटी, कौन है? अंकल। कौन? शिप्रा है क्या? हाँ, अभी आई है। कहती हुई वह मिस्टर डिसूजा के साथ बैठक में दाखिल हुई। हाय शिप्रा। हाय अंकल। वह टाई ढीली करने लगे कि शिप्रा चहकी। अंकल, मुझसे शादी करोगे? शिप्रा, मिसेस डिसूजा चिल्लाई। मिस्टर डिसूजा असहज से होते हुए तेज तेज कदमों से बाहर निकल गए। फिर वह समझाने के लहजे में बोली, शिप्रा बेटे, वह अंकल हैं, अंकल से शादी नहीं होती। फिर किससे होती है? उन्हें जवाब ही न सूझा। वह फिर बोली, तो आंटी ऐसे कहती, डांटती क्यों हूँ? मिसेस डिसूजा भीतर भीतर कैसली पड़ गईं और चुप लगा गईं। अभी वह भीतर ही भीतर कुछ रख उठा रही थी कि धड़ से मुख्य द्वार खुला और शिप्रा की माँ हाजिर सीधी बैठक में पहुंची और सिर पीट लिया। आय हाय, करम जली, मुंह जली, रात की माँ कैसा चमक के बैठी है, जैसे अभी अभी भरतार के यहाँ से आई हो। तनी सजावट तो देखिए, मांग में सिंदूर। हाय राम, मुंह जली ने थुकवा डाला। कहते हुए उन्होंने दो हत्था घुमा के दिया पीठ पे। शिप्रा ने दौड़ के मेज पे लगे फलों की टोकरी से चाकू उठा लिया। अम्मा, आज तुझे ही खत्म कर दूं, तू ही जड़ है। मिसेस डिसूजा के पसीने छूट गए। चीखी, जरा देखिए, गजब हो गया, जल्दी आइए। एक झोंक से मिस्टर डिसूजा दाखिल हुए और आंख झपकते उसे कसकर पीछे से पकड़ लिया। चाकू छीना। वह गुस्से और कुछ दौरे के प्रभाव के कारण थर्रा रही थी। अंकल, इसको नहीं छोड़ूंगी, अम्मा को नहीं छोड़ूंगी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर माँ बेटी को शांत किया। फिर मिसेस डिसूजा ने संयत होते हुए शिप्रा की माँ के सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खींच दिया। शिप्रा की माँ शिप्रा की शादी क्यों नहीं कर देती? बहन जी, किसके सिर थोप दूं? क्या घोड़े गधे के गले बांध दूं? बाप को तो चिंता ही नहीं कि उसने बेटी पैदा की है, अपने कामों से ही चिपका रहता है। और माँ बाप के होते बेटे क्यों जिम्मा लेंगे? दो बहुएं हैं, दोनों नागिन, 35 साल की हो गई है।
कौन करेगा ब्याह, वो भी इस हाल में। मेरा मतलब था कोई डाइवोर्सी या विडोवर ही। आप भी क्या बात करती हो बहन जी, हम अपनी कुंवारी बेटी को रणवे के साथ ब्याहेंगे। इससे बेहतर है बैठी ही रहे। मेरे घर भी खाना है। तब तो ये ठीक हो चुकी। आप लोग चाहते ही नहीं हैं तो क्या ब्याह से ये ठीक हो जाएगी? इसका प्रेत उतर जाएगा? मैंने कई ओझा और पंडित कर रखे हैं। ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि वो 8-10 साल पहले एक नए जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था ना, सामने वाली रोड पर। दोनों चल बसे। बस वही दुल्हन की आत्मा पूरे मोहल्ले में तांडव मचाए है। कच्ची जान थी ना। हो सकता है, लेकिन अधिक समय तक अविवाहित रहना भी लड़कियों की ऐसी स्थिति का कारण बन सकता है। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। लड़कियां हमारे यहाँ बोलना तक नहीं जानती। बस खा पका के अपने कमरों में। दुनिया से फिर कोई सरोकार नहीं। इसीलिए बस यही कारण है। वकील साहब की रेशमी चंदा कितनी कितनी उम्र की हैं। डॉक्टर साहब की मधु 40 से क्या कम है। वे भी कुंवारी हैं, पर कभी यह हालत हुई, जबकि वे बाहर हटो हटो घूमती भी हैं, नौकरी भी करती हैं। इसलिए बस यही कारण है। उन लड़कियों का समाज से सीधा सरोकार है। वे सीमित नहीं हैं, कुंठित और अवसादित नहीं हैं। उनके पास जीने के, खुश रहने के हजारों बहाने हैं। जबकि शिप्रा जैसी लड़कियां एकदम घोटू कॉम्प्लेक्स में जी रही हैं। इसके पास जीने की वजह ही नहीं है। ऐसी लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती। हिस्टीरिया के दौरे भी इन्हें ही पड़ेंगे। पागलपन के दौरे भी इन्हें ही पड़ेंगे। और आगे कुछ कहती कि शिप्रा की माँ उछल पड़ी। अरे ओ छोलहट, फिर दर्पण निहारने लग गई। देखिए देखिए बहन जी, बेहाई की भी कोई सीमा होती है। और शिप्रा का हाथ पकड़कर खींचती हुई बाहर निकल गई। मिसेस डिसूजा लुटी पिटी सी खड़ी रह गई। मिस्टर डिसूजा ने छेड़ा, यार मीना, ये सब क्या है? है क्या? अच्छी भली लड़कियां थीं। परिवार की लापरवाही और वर्जनाओं की बलि चढ़ा दी गईं लड़कियां। कितनी शालीन, सभ्य और मितभाषी लड़कियां थीं। वो सब छोड़ो, हमारे दूसरे बच्चे तो परिवार बना के बाहर शिफ्ट हो गए। उनका नहीं टेंशन, मगर हमारा रजत अभी बच्चा है, संवेदनशील भी है। उस पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारी बात ठीक है, मगर वे भी तो हमारी बेटियों जैसी हैं। हमारे घर बचपन से आती रही हैं। उन्हें कैसे मना कर दूं? और वो भी क्या मान जाएंगी? तभी बैठक के बाहर हलचल सी हुई। वह देखने के लिए जब तक बाहर निकलती, चलने वाले पांव स्वयं सामने आकर खड़े हो गए। वे सकते में थीं। सामने अप्सरा खड़ी थी। गुड इवनिंग आंटी। अरे समीरा, तू तू तो बहुत सुंदर लग रही है, दुल्हन जैसी। सच आंटी? हाँ सच्ची। कहते हुए मिसेस डिसूजा ने समीरा को वहीं पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। वह मुस्कुराई। आंटी, आज बहुत खास दिन है। अच्छा, तेरा बर्थडे है? नहीं आंटी, उससे भी खास दिन। पहले बताइए, रजत कहाँ है? वो तो स्कूल गया है। उफ, आज के दिन भी? क्यों, ऐसा क्या हुआ है आज? अरे आंटी, आज आज रजत से हमारा निकाह है। हे ईश्वर! मिसेस डिसूजा सकपका गईं। मिस्टर डिसूजा ने एक तीखी निगाह से उन्हें देखा। वह अकबकाई सी बोली, समीरा, वेरी बैड। वह तुम्हारा भाई है। तो क्या हुआ आंटी, मैं तो उसी से शादी करूंगी। ये देखो। कहती हुई उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी, जिस पर मेहंदी से लिखा था, रजत, आई लव यू, और कहीं कहीं पेन से। वह कुछ नहीं बोली। मिस्टर डिसूजा ने सोखी की, मिसेस मीना डिसूजा, अब आप बहुत जल्दी पति और बच्चे से हाथ धोने वाली हैं, फिर मत कहना। वह निर्विकार भाव से पति और समीरा को बारी बारी देखती रही। मिस्टर डिसूजा बाहर चले गए। मिसेस डिसूजा कसैली हो गई। समीरा उलट पुलट के अपनी चूड़ियाँ, पायल, सुर्ख लहंगा और चुनरी को आंखों ही आंखों में सराहे जा रही थी।
तभी बाहर लॉन से पुकारा गया, रजत की मम्मी, क्या समीरा आई है? वह कुछ बोलती इससे पहले समीरा ही बोल पड़ी, हाँ अम्मी, आई हूँ, आज शादी है मेरी। दनदनाती सी समीरा की अम्मी सीधे बैठक में दाखिल हुई और वही किया जो शिप्रा की अम्मा ने किया था। आते ही दो हत्था जड़ दिया और चीखी, बेशरम, बेहया, गलीज, अब यही बाकी रह गया था। मिसेस डिसूजा फुर्ती से बीच में आ गई। आप बैठिए भाभी, मैं चाय लाती हूँ। समीरा की अम्मी समीरा की ही बगल में सोफे में धंस गईं। शुक्रिया रजत की मम्मी, शुक्र है आप लोगों के यहाँ ही आती है, वरना कब की नाक कट चुकी होती। मिसेस डिसूजा बाहर चली गईं। समीरा की अम्मी उसे लानत मलामत करती रहीं। आखिर समीरा उठ करके किचन में ही चली गई। फिर मिसेस डिसूजा के साथ कमरे में आई वापस। तीनों खामोशी से बैठकर चाय पीने लगीं। समीरा बीच बीच में मुग्ध हो जाने वाली निगाहों से अपने आप को सहलाती सराहती रही, अपना झूमर चोटी ठीक करती रही। अम्मी बोली, बताइए बेगम साहिबा, उन खटीकों के यहाँ 3 नए सूट देकर उनका ये लाल जोड़ा ले आई है, वो जिनके यहाँ का हम पानी नहीं पीते। अभी उन्हीं के वहाँ का लड़का बता गया है और कपड़े वापस कर गया है, और अब भाई बाप के सामने सज धज के घूम रही है। आप मेरी मानो भाभी, जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। घर गृहस्थी में फंसेगी तो पागलपन बिला जाएगा। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। चुप, चुड़ैल कहीं की, बेहा माटी मिली। अम्मा गर्जी। समीरा की बोलती बंद। अम्मा बोली, बेगम साहिबा, इस हालत में किसके गले मर दूं? कौन हाथ पकड़ेगा? जब सब कुछ ठीक था तब ना हुआ तो। कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली, वैसे झाड़ फूक चल रही है। डॉक्टर, हकीम, नजूमी कुछ बाकी नहीं छोड़ रखा है। अब देखिए किससे शिफा मिलती है। 1000 रुपये लाशे पनाह वाले बाबा को दे आई हूँ, वह भी दुआ कर रहे हैं। इससे बेहतर आप इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाती। अरे बेगम, क्या कहती हो, गजब हो जाएगा। ये कोई पागल वागल थोड़े ही है, 10 जिन्नों का साया है, पूरे 10। मेरी देवरानी है ना, पूरी जादूगरनी है। ये चुड़ैल हर वक्त चची के पास घुसी रहती थी, उसी ने कुछ खिला पिला दिया। अब देखिए, हाल तक पूछने नहीं आती, बल्कि इसकी हरकतें सुन सुन हंसती रहती है। मिस्टर डिसूजा, जो बैठक में कुछ तलाशने आए थे, एक तंजिया निगाह से पत्नी को देखा और सिर हिला के बाहर निकल गए। मिसेस डिसूजा ने उनकी अनदेखी करते हुए बात जारी रखी, समीरा के लिए रिश्ते तो आते ही होंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं, एक नहीं 10-10 आते हैं, लेकिन इनके अब्बू की टिन करेंगे तो चीफ मिनिस्टर के ही यहाँ। और तो लड़कियां अप्सराओं को मात करती थीं, उनके उठते देर न लगी। लेकिन अब ये उनकी बनिस्बत कमज़ोर है तो थोड़ा समझौता ही सही। उठ तो जाएगी, मगर कहाँ? और अब ये नौबत आ गई, अब तो रिक्शा वाला भी नहीं पूछेगा, सवाल ही नहीं। मैं कहती हूँ बेगम, जब हम बच्चे ही ना बना पाए तो क्या बनाया? खाक, ऐसी दौलत पे लानत है। हठात दरवाज़ा खुलता है। सामने एक 8-10 साल का बच्चा स्कूली यूनिफॉर्म पहने दाखिल हुआ और तीर की तरह समीरा से जा लिपटा। समीरा आपा, आ गया मेरा दूल्हा, मेरा रजत, देख कब से बैठी हूँ तेरे इंतज़ार में। ये देख निकाह का जोड़ा, मेरी चूड़ियाँ देख, मेरी चोटी। चल आज हम शादी कर लेते हैं। मिसेस डिसूजा बंगले झांकने लगी। अम्मी पहले तो झेपी, फिर लपक कर धरा तमाचा। बेहया, अगर सही उम्र में तेरी शादी हुई होती तो इसकी उम्र का तेरा बच्चा होता। या मौला, ये क्या दिखा रहे हो? इज्जत रेजी। मिसेस डिसूजा बढ़ी छुड़ाने के लिए, तब तक अम्मी समीरा के बालों को हाथ में लपेटकर बाहर खींच ले गईं। मिसेस डिसूजा की आंखें भर आईं। हे ईश्वर, इन लड़कियों को पार लगा। घर पहुंचकर समीरा की अम्मी ने समीरा को इतनी जोर से ढकेला कि वह दीवार से टकरा के मुंह के बल गिरी। सिर दीवार से टकरा के छिटक गया। चूड़ियाँ टूट गईं,
खून बह निकला। छोटे भाई सिराज ने पास पड़ा एक डंडा उठाया और उस पर टूट पड़ा। वह पिटती रही। कुछ देर तक चला ये तमाशा, फिर वह डंडा फेंक कर कमरे में चला गया। वह आंगन में बैठी बेढब आवाज में बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई जा रही थी। शोर शराबा सुन इधर उधर की औरतें जमा हो गईं। घर की खादिमा, जो घर की खादिमा कम घर की मेंबर ज़्यादा मानी जाती थी, हलीमा बाई दौड़कर चूना गर्म कर लाईं और उसके सिर में थोपते हुए बड़बड़ाने लगी। छोटे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वह क्या अपने आप में है? बेचारी मजबूर। या पीर बाबा, या जो भी शख्स हो, इस मासूम का पीछा छोड़ दे। लड़की जात, हम सब बर्बाद होकर रह गए हैं। बहन, बाहर वालों ने तो कभी चूं की आवाज़ न सुनी। बाहर की दुनिया क्या होती है ये क्या जाने। घर वाले ही इसकी आवाज़ सुनने को तरसते थे। अब बताइए अब्बा जी, ये पाकीज़ा रूहें ऐसे ही पाक साफ परहेजगार लोगों की तो सवारी करती हैं। जिन्न जिन्नात तो खास कर। समीरा अपनी ही धुन में थी। मैं रजत से ही शादी करूंगी, चाहे मुझे काट डालो। आई लव यू रजत। हलीमा बाई ने उसके मुंह पे हथेली पूरी ताकत से जमा दी कि समीरा दम घुटने की सी स्थिति लिए छटपटाने लगी। समीप खड़ी औरतों ने मुंह पे दुपट्टे का कोना दबा लिया और धीमे धीमे हंसने लगी। नहीं बेटी, बुरी बात, कहती हुई हलीमा बाई समीरा को अपने कमरे में खींच ले गई। वास्तव में समीरा एक सुलझी हुई सीधी सादी कमजोर सूरत शक्ल वाली लड़की थी। रूढ़िवादिता व परंपरागत वर्जनाओं से ग्रस्त परिवार, पिता के 4 ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा वह मौलाना थे जिससे प्रायः शहर के बाहर ही रहते। घर से ताल्लुकात नॉमिनल, कम बोलते, कम खाते, कम सोते। अपना मदरसा था, ज़्यादा वक्त वहीं बिताते। 40-40 दिन या 6-6 महीने के चिल्ले पर चले जाते। कारोबार बेटे संभालते। बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वे भी आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे थे। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पाजामे वाले। 4 भाई 4 बहन। समीरा एक बहन व एक भाई से बड़ी थी। उससे बड़े भाई बहनों की शादियां हो चुकी थीं, बल्कि छोटा वाला सिराज कुछ महीने पूर्व इस्तीमा में गया तो वहीं से किसी लड़की से प्रेम विवाह करके ले आया था। अम्मी ने उस वक्त काफ़ी मुखाफलत की थी। अगर भाइयों ने रहने दिया तब बाप की क्या मजाल। वास्तव में वो लड़की गैर बिरादरी थी, मगर सिराज ने इज्तिमाई बुद्धि का लाभ उठाते हुए कहा, हमारे पैगंबर ने जात पात ऊंच नीच सब पैरों के नीचे रौंद दिया था। सही भी है, लोगों ने मान लिया। समीरा दुर्भाग्य से थोड़ी कमज़ोर शक्लों सूरत वाली 32-33 वर्षीय युवती, कुछ कुछ ओवरवेट भी। चेहरे पर अजब किस्म के खुरदुरे से नन्हे नन्हे पिंपल्स, जो खत्म कम होते उभरते ज़्यादा। इस कारण भी उसमें आत्महीनता और कुंठा घर कर गई थी। नितांत अंतर्मुखी। घर में कोई भी आए जाए, समीरा से नहीं मतलब। वह चूल्हे में घुसी रहती। बहनें लाव लश्कर के साथ आती तो वह मशीन बन जाती। ब्याही होने के कारण उनमें 4 चांद लग गए थे। बच्चों व पतियों के साथ पलंग पर बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती और वह हलीमा बाई के साथ लगी उनके हुक्म की तालीम करती जाती। रात को सभी अपने अपने दड़बों में। हलीमा बाई 2 मंजिले पर की अपनी मड़ैया में सो रहती। बरामदे में वह और छोटी बहन रेशमा सोती क्या, रेशमा तख्त के दूसरे कोने पर लेटती और चादर में मुंह लपेटकर भीतर भीतर मोबाइल पे अपने मंगेतर से खुसर फुसुर शुरू कर देती। शायद इसलिए उसे रात की तम फिजा की हमेशा प्रतीक्षा रहती, जब से उसके खालदाज भाई से उसकी मंगनी हुई थी। कभी कभी समीरा कुड़ती और उकताती, कभी झुंझलाकर दूसरे उसारे में चली जाती। उस उसारे से लगे हुए 5 कमरे थे। पांचों के दरवाजे खिड़की बरामदे में ही खुलते थे। हालांकि रात के वक्त भीतर से लॉक रहते, मगर भीतर की खसर पसर दरीचों से रेंग आती जो उसके होश उड़ा देती। एक विशैली और अलग ही किस्म की
एहसासें, कमरती या फेंक दिए जाने की लिजलिजी भावना उसमें घुलने लगती। वह छत पर जाती, 2 मंजिले पर जाती। जी होता यहीं से छलांग लगा दे और मुक्त हो जाए श्रापित जीवन से। वह समझ नहीं पाती, क्या देह के कीम खा भी आदमी की जगह तय करते हैं? क्या कमज़ोर सूरत इंसान अपनी कामनाओं में भी कमज़ोर होता है? क्या उसे बसंत भर जी लेने का हक नहीं? और जब पोर पोर कोई नैसर्गिक डिमांड करे तब क्या किया जाए? एक दिन रन्नो किसी फिल्म की कहानी सुना रही थी। वह आलू के चिप्स काटती सुनती जा रही थी। रन्नो ने कहा, और बस धर्मेंद्र को तनुजा से प्यार हो गया। इतना कहा था कि उसके हाथ थम गए। धर्मेंद्र की छोड़, रन्नो ये बता, तुझे किसी से मोहब्बत है? रन्नो के चेहरे पर कासनी रंग घुल गया। है क्यों नहीं? क्यों? उससे शादी करोगी? हालात और किस्मत ने साथ दिया तो बिल्कुल करूँगी, और नहीं दिया तो? ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। वैसे ज़िंदगी में किसी का होना बहुत बड़ी बात होती है। यही होना आदमी को ज़िंदगी से बांधे रहता है। मैं तो कहती हूँ, हर किसी को ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए। बाद में ज़िंदगी के लस्त पस्त दौरे में यही मीठी यादें जीने का खूबसूरत सहारा बनती हैं। वैसे तुम क्या जानो ये सब? तुम्हारा तो दुनिया से राब्ता ही नहीं, ना कभी कहीं जाना ना आना। पता नहीं कैसे 12वीं तक पढ़ ही गई हो। बस ले दे के इस्तीमा कराती हो, वो भी अम्मी के साथ। जीते जी मुर्दा हो गई हो। जिधर हकाल दो चली जा रही हो। अपने जज्बात को ज़रा खुली हवा में सांसें लेने देती, अपने ही दायरे में लुंज पुंज होके पड़ी हो। अपना कोई शौक नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, नफ्स नहीं। सबको मार के बैठी हो। सबको मुर्दा कर लिया है तुमने। हद हो गई। हाँ, ऊंचा खानदान, ऊंचा घराना, ऊंची दीवारें, ऊंची मीनारें, ऊंची रिवायतें और ऊंचे ऊंचे दर्द। तो क्या करूं? मेरी सूरत और मेरा ढलता वक्त देखो। कैसी सूरत, कैसा ढलता वक्त? तेरा वक्त मेरे वक्त का हमजोली है। फिर तेरे वक्त ने कौन सा गुनाह कर डाला? तू बस अपनी नफ्स मार रही है और कुछ नहीं। क्या मुझे नहीं पता? भूरे का छोटा बेटा हसनु तुझसे कितनी मोहब्बत करता था। तू भी करती थी, मगर तेरी ऊंची दीवारों ने उसे घर में घुसने की इजाज़त नहीं दी, और तूने उन्हीं दीवारों की ऊंचाई को अपना नसीब मान लिया और अपना कत्ल कर लिया। कसूरवार कौन? जैसे ये चिप्स काट रही है, वैसे ही तूने खुद को परत दर परत कुतर डाला है। उसके बाद देर तक चुप्पी रही। रन्नो की 2 टूक सुनाने पर वह हैरान थी। पता नहीं कब रन्नो उठकर चली गई थी। वह मन ही मन बिसूरती किसी कमरे में घुस गई। हालांकि अब कमरों में वह कम ही जाती है। कमरों से नफरत सी है, खासकर बैठक से। जाने कितनी बार इस बैठक में वह नाश्ते की सीनियाँ लिए दाखिल हुई है, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। फिर उसने तौबा कर ली, और कितनी उपेक्षाएं और कितना तिरस्कार, और कत्लेआम अंधेरे कमरे में पड़े दीवान पर गुड़ गुड़ पड़ी बुखार और अपमान की ज्वाला में तप रही थी। कौन ले खबर, उस फकीर ने क्या कहा था? तेरा सूरज 7वें आसमान पर है। अब ये कौन सा आसमान है? हलीमा बाई के हिलाने डुलाने पर वह होश में लौटी। काम का वक्त हो गया था। सीधी किचन में जाकर खटपट करने लगी, किंतु निहायत संजीदगी और खामोशी से उड़ी उड़ी तबीयत लिए खुमारी के बीच डूबी। कब सब काम निपटाया खबर ही नहीं। खा पी के सब सोने चले गए। वह उठी, जाने क्या सूझा। रेशमा के सिराहने रखे तकिए के नीचे से अमश की तस्वीर निकाल लाई और किचन में जो पीढ़े पर बैठे सम्मोहित सी तस्वीर देखने लगी। देखती रही, देखती ही रही, जैसे उसे पूरी तरह अपने अंतस में उतार लेना चाहती हो। रेशमा लेटी तो हस्बे मामूल दीदारे यार करना चाहा, मगर तस्वीर गायब। हड़बड़ा के उठ बैठी, तब गई। कुछ नहीं, ये आपा का ही काम है। फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढा,
नहीं मिली तो समीरा की तलाश शुरू की। सब जगह तलाश आई, फिर भड़ से किचन में घुसी तो सकपका गई। मगर दूसरे ही पल लपक के फोटो समीरा के हाथ से छीन लिया और तड़की, आपा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें आती है? हाँ, मुझे नहीं आती। तो मुझे भी नहीं आती। तो तुम्हें मेरा मंगेतर ही मिला था? जाके पहले आईने में अपनी शक्ल देखाओ, तब अमश की तरफ देखना। हम्म, ना सूरत ना शक्ल, कुत्ते की नकल। समीरा विद्युत गति से उठी, सचमुच जाके आईना निहारा और तड़ाक से जमीन पर आईना दे मारा। चटाक की आवाज से घर के लोग चौंक पड़े, मगर हुआ कुछ नहीं। कुछ हुआ होगा सोचकर सो रहे। कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ शीशे की आवाज में क्या क्या टूटा है। दिल टूटा है, ख्वाब टूटा है, और ख्वाब देखने वाली आंखें भी। वह सायस हंसने लगी, ठहाके लगा लगा के हंसती रही और हंसती ही रही। रेशमा अचंभित सी देखती रह गई, फिर बोली, अब हंसना बंद भी करो, हो गया। क्यों? मेरा हंसना रोना भी अब तू तय करेगी? और फिर ठहाके लगाने लगी। रेशमा एक अनजाने भय से कांप उठी, तकिया चद्दर समेट हलीमा बाई के पास जा पहुंची। खैर, उसके बाद समीरा को कभी अपना होश न रहा। सारी रस्मों रियावतों को ताक पे रख ड्योढ़ी लांग गई। बुरका अलगनी में पड़ा अपने नसीब पर रोता रहता, और वह मोहल्ले में चौकड़ी भरती। कोठी की दीवारें, मीनारें उसके कद के आगे छोटे पड़ गए। भावजों से वह अजब अजब किस्म के मजाक करती रहती, जिसे सुनकर भावजें भी शर्म से गड़गड़ जाती। रेशमा के मंगेतर अमश का फोटो वह गाहे बगाहे गायब कर देती। पूरे दिन घर में सजती संवरती, मोहल्ले में सबसे ज़्यादा डिसूजा आंटी के वहाँ जाती, वहीं बनी रहती। अब्बू को घर की गिरती दीवारों से कोई सरोकार नहीं। ना वह घर में टिकते, ना उनके सामने बातें आती। वैसे भी मुसलमानों की आधी जिंदगी परलोक सुधारने में ही निकल जाती है। अम्मी अलबत्ता पीर फकीरों के आस्थाने पे ले ले जाकर हाजिरी लगा आती। सिवाय इसके भी कोई पंडित ओझा मुल्ला बाकी ना बचा था। गले से पांव तक समीरा की देह गंडों और ताबीज़ों से लिसी पड़ी थी। कभी कभी कुछ जहीन तरीन लोग राय देते, मुल्ला मौलवियों का ये मसला नहीं, किसी डॉक्टर को दिखाओ। वह दिखाती। डॉक्टर कुछ एक दवाएं देते, कुछ नुस्खे तजवीज़ थे और कहते इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, वह हत्थे से उखड़ गई। वाह वाह, कौन सी डिग्री खरीद के लाए हो डॉक्टर? उसे दिमागी खलल है और आप कहते हैं? अरे, शादी अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह। आजकल के मुए डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर चौंका, फिर चीखा, ए माँ जी, जुबान संभाल के, मैं कोई लफंगा टपोरी नहीं हूँ, समझी? मैंने ये तो नहीं कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ए डॉक्टर के बच्चे, खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम जुबान पर लाया, क्लिनिक समेत उठवा लूंगी। बैठे हुए मरीजों ने बीच बचाव किया। समीरा बुरके के भीतर से सब देखती रही कि अम्मी तमतमाती हुई उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच ले गईं। जब गाड़ी पर बैठी तो समीरा ने अम्मी से धीरे से कहा, अम्मी, कितना खूबसूरत है डॉक्टर, ऐसा ही दूल्हा ढूंढना मेरे लिए। चुप कर बेहया, जब ही तो लोग इस तरह की बातें बनाते हैं, तेरी इन्हीं करतूतों की वजह से। 9-10 रोज से मिसेस डिसूजा का घर सूना पड़ा था। वह एक ही बात सोचे जा रही थी कि लड़कियां गई कहाँ। रजत पूछता रहा, समीरा आपा नहीं आती? शिप्रा दीदी कहाँ चली गईं? मिस्टर डिसूजा भी गाहे बगाहे पूछ ही लेते, तुम्हारी लड़कियां नहीं दिखती भाई? एक दिन जी न माना तो रजत इधर उधर टहल भी आया। पता चला समीरा बाहर ले जाई गई है। शिप्रा की माँ ने भी यह कहकर उसे टरका दिया कि उसके पिता उसे कहीं ले गए हैं। 2-4 रोज़ और बीते तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। एक दिन वह शाम को छुटपुटे में निकल पड़ी। आखिर दोनों को हुआ क्या? कहाँ आलोप हो गईं? ना खुद आईं, ना कोई खबर।
समीरा के घर पहुंची तो छलीमा बाई ने ले जाकर बड़े अदब के साथ बैठक में बैठा दिया। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। समीरा की अम्मी दाखिल हुईं। अरे बेगम साहिबा, जहे नसीब, आज आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाई। जी, ऐसी भी क्या बात है, बस यूं ही। अरे है ना, हलीमा बाई चाय वाय लेकर आओ ज़रा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। असल में समीरा काफ़ी रोज़ से घर नहीं गई तो पूछने चली आई। मन लगा था। तबीयत ठीक है ना? वही तो बेगम साहिबा, वह यहाँ है ही कहाँ। असल में पिछले हफ्ते में उसे लेकर गई कलियर शरीफ हाज़री लगवाने। वहीं एक फ़कीर मोहतरम से दुआ सलाम हुई। समीरा को देखा, देखते ही ताड़ गए। बोले, तुम्हारी बेटी दूसरी आसमानी रूहों के फेर में है। मैंने रो रो के सब बता दिया। उन्होंने फ़ौरन फाल खोली। और जानती हैं, अल्लाह तौबा, 5 परियों और 7 जिन्नों का साया जाहिर हुआ। तिस पर किसी ने सिबली अमल भी कराया हुआ है। मैं सिहर गई बेगम साहिबा, जभी तो हमारी बच्ची अपने आप में नहीं थी। बहरहाल अब ठीक हो जाएगी, उनकी दुआओं में सुनती हूँ शिफा है। चलिए, अच्छी हो जाए बेचारी। है कहाँ, ज़रा मिल लूँ उससे। यहाँ कहाँ बेगम साहिबा, वह तो वहीं है, फ़कीर बाबा के पास छोड़ आई हूँ। वह वहाँ रहेगी तो तभी उस पर अमल करेंगे। 40 दिन का चिल्ला खींचा है मौलवी साहब ने। वहाँ और कोई है उसके साथ, मतलब घर का कोई? हलीमा बाई चाय नाश्ता रख गईं। अम्मी चाय की प्याली उन्हें थमाती हुई बोली, अब बेगम साहिबा, किसी के होने से क्या होता है? यहाँ से जाता ही कौन? किसे इतनी फुर्सत? मुझे भी कहाँ मोहलत, उन्हीं के सुपुर्द कर आई हूँ। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? इन्हें अक्ल दे। वह मन ही मन बुदबुदाई। भारी मन से चाय खत्म की और उठ खड़ी हुई। जाते जाते कह गईं, आपने यह अच्छा नहीं किया। कैसी भी है, वह बेटी है आपकी। जाने क्या था उस लहजे में। अम्मी को हठात एक धक्का सा लगा। वह बुत बनी बैठी रह गई। मिसेस डिसूज़ा बाहर निकल गईं। शिप्रा की भी टोह ले लूं, सोचती हुई उधर निकल गईं। पहुंची, घर में प्रवेश किया तो स्तब्ध रह गईं। घर में अजब सी फीकी शांति फैली पड़ी थी। 2-4 बच्चे आंगन के कोने में बैठे कंचे ढुलका रहे थे। ओसारे में बैठी थी शिप्रा की माँ, जिनकी निगाहें खूब सजग और चौकन्ना प्रतीत हो रही थी। उनके पहुँचने से हड़बड़ा गईं और अकबकाती हुई बोली, आइए बहन जी, कैसे भूल पड़ी? बस ऐसे ही, इधर से गुजरी थी, सोचा शिप्रा का हाल पूछ लूँ। बहुत दिनों से आई भी नहीं पगली। हम लोग थे ही कहाँ बहन जी, चले गए थे दुर्गापुर, देवी दीन बाबा की कुटिया में। बड़े पहुँचे हुए संत हैं, सिर्फ हवा में हाथ लहरा दें और वस्तु हाजिर। जरा इधर कान लाइए। मिसेस डिसूज़ा आगे खिसक आईं, थोड़ा उनकी तरफ झुकी। बहन जी, इस पर देवी आती हैं। देवी आती हैं? वह सीधी बैठ गईं। हाँ, कामाख्या देवी। हे ईश्वर, बचा इन लड़कियों को। धीमे से बड़बड़ाईं। जानती हैं संत जी ने क्या कहा? कामाख्या देवी तृप्ति चाहती हैं। समझ रही हो ना? संत जी ने कहा, बिना इसकी क्षुधा शांत किए इनका प्रकोप समाप्त नहीं होगा, इसलिए ये शांति कर्म आवश्यक है। वह बोले, 3 दिन बीच छोड़कर चौथे दिन 1000 राशि की दक्षिणा के साथ बेटी को लाकर यहाँ छोड़ देना। मैं ये कार्य किसी चेले से करवा लूँगा। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोली, मगर भीतर से मन राजी ना हुआ। पर पुरुष आखिर पर पुरुष, जाने कहाँ कहाँ बांटते फिरेंगे। मैंने इनके बापू से कहा, ये काम तुम ही कर डालो। क्या? हाँ नहीं तो। वह थोड़ा संकोच खाए तो मैंने समझाया कि तुम उसे बेटी समझो ही क्यों। समझो सामने देवी हैं, उन्हीं को प्रसाद चढ़ा रहे हो। बेटी का शरीर तो मात्र माध्यम है।
तृप्ति तो देवी को ही होगी। फिर उनसे मुक्ति मिलते ही शिप्रा को ब्याह देंगे, हमारे 1000 रुपए भी बच जाएंगे। तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देवियों को भला मनुष्यों की क्या जरूरत पड़ने लगी? क्यों नहीं बहन जी, यदि ऐसा ना होता तो उर्वशी और मेनका शरीकी अप्सराएं धरती पे पुरुषों का स्वाद चखने आती। उफ, तुम लोगों से बहस करना ही मूर्खता है। ये आप कैसी बात कर रही हैं? कुछ नहीं। बाय द वे, शिप्रा है कहाँ? वही तो बता रही थी, आप सुनो तब ना। वह ऊपर 3री मंजिल पर है। इसके बापू देवी को प्रसन्न कर रहे हैं, वही हैं। क्या? उन्हें करंट लगा, आवेश में कांपने लगी। फिर एकाएक तीव्र गति से उठी और ऊपर जा रही सीढ़ियों की ओर भागी। पीछे पीछे शिप्रा की अम्मा। बहन जी सुनिए तो, देखिए हमारे मसले में मत पड़िए, यह हमारे घर का मसला है, आपको इससे क्या? बेटी हमारी है। किंतु उन्होंने सुना ही कब, हाँफती दौड़ती ऊपर पहुंची। दरवाजे से कान लगाकर आहट ली। झक्काझोरी चल रही थी। छोड़ो बाबू, चुप कर। आज कामाख्या देवी को भी मालूम हो जाएगा कि पुरुष क्या होता है। मिसेस डिसूजा ने जोर जोर से दरवाज़ा भड़भड़ाना शुरू किया। शिप्रा की अम्मा आग उगल रही थी, मगर मिसेस डिसूजा जुनूनी मुद्रा में दरवाज़ा पीटे जा रही थी। शिप्रा के बाबू सहम गए। शिप्रा को अवसर मिला। दौड़कर दरवाजे की सांकल हटाई और बाहर छलांग लगाई। मिसेस डिसूजा से टकराती गिरते गिरते बची। सामने मिसेस डिसूजा को देख चकित रह गई। फिर उनसे लिपट गई और चीख मार कर रो पड़ी। शिप्रा के पिता गड़े जा रहे थे। मिसेस डिसूजा गरजी, भाई साहब, जी करता है पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारी सारी मर्दानगी निकलवा दूं, मगर जाहिल जानवर, तुम सब मर चुके हो। मर्यादाएं वर्जनाएं सब खोल कर पी गए हो। इससे अच्छा तो इसे जहर दे देते। फिर शिप्रा का हाथ थामा, चल मेरे साथ। और वह शिप्रा को घर ले आई। काफ़ी देर तक दोनों बैठक में खामोश बैठी रहीं। शिप्रा आंखें बंद किए सोफे पर निढाल सी पड़ी थी। मिसेस डिसूजा ने ध्यान से उसे देखा। सोचा शायद इसे शौक लगा है। वह उठी, किचन में गईं, 2 कप चाय लेके आईं और उसके बाजू में बैठ गईं। शिप्रा, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ आंटी। क्या तुम सचमुच ठीक हो गई? क्या वास्तव में तुम पर किसी देवी का प्रकोप था? नहीं आंटी, ना मुझ पर देवी का प्रकोप था, ना कोई और। ऑल इज़ राइट, मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो पागलपन, वो सब ढोंग था आंटी। वास्तव में मुझे अपनी ही उपेक्षाओं और तिरस्कार ने तोड़ दिया। आंटी, लड़कियों के माँ बाप नहीं होते, उनका सिर्फ भाग्य होता है। नसीब है तो माँ बाप भी साथ देते हैं, परिवार भी अच्छा ही मिलता है, वरना सब। कहते कहते उसका गला रूंध गया। मिसेस डिसूजा ने आर्द्र भाव से उसे बाहों में समेट लिया। संभालो अपने आप को बेटा। आंटी, वो माँ नहीं, शत्रु है मेरी। भोर से रात तक घर के कार्यों में बैल की तरह जुटी रहती हूँ। भाभियों को तो अम्मा काम के पास फटकने तक नहीं देती और मुझे जोते रहती हैं। तिस पर कांटेदार बातें बोलती रहती तो सीधे जाकर तीर से दिल पे लगती। कहती हैं तुझे तो कोई पूछता ही नहीं, खूंटा गाड़े बैठी है। तेरी उम्र की लड़कियां 4-4 बच्चों की माँ बन गई हैं और तू भाभियों को अपने हाथों से सजाती हैं। और मैं अगर ढंग से चोटी भी कर लूँ तो कहती हैं किसके लिए सज रही है, क्या लौंडे बटोरेगी? आप ही बताइए, क्या कुंवारी लड़कियों का मन मुर्दा होता है? उन्हें किसी चीज़ का शौक़ नहीं होता, अच्छे दिखने की इच्छा नहीं होती? क्या सजने संवरने के लिए ब्याहता होना अनिवार्य है? क्या वंचित रहने की कुंवारी लड़कियों का भाग्य है? केवल ब्याह न होने के कारण हमारी सारी खुशियाँ और हमारे जीवन के हक छीन लिए जाने चाहिए? मैं अम्मा जी की कटीली छुरियों से हलाल होते हुए घर के अनंत दायित्व निभाती रही हूँ। अब टूट चुकी हूँ। एक रोज़ समीरा का हालचाल लेने चली गई। देखा उसके विक्षिप्तपन ने कुछ न सही उसे आज़ादी तो दी है, अपने ढंग से जीने की आज़ादी।
विक्षिप्त होने के बाद तो उसकी दुनिया ही बदल गई। कितनी सज धज के, कितनी उन्मुक्त होके रहती है, बगैर रोक टोक सब जगह घूम आती है, चाहे जो पहनती ओढ़ती है। बैठे बैठे मैं बहुत देर तक सोचती रही कि मुझसे अच्छी ये पगली समीरा कम से कम अपने हिस्से का बसंत तो जी रही है। किन्हीं किन्हीं स्थितियों में अबूझ रह जाना भी लाभप्रद होता है आंटी। वहीं बैठी बैठी मैंने समीरा की ज़िंदगी जीने का फ़ैसला कर लिया और वहाँ से आते आते वैसा ही रूप साथ लिया। ओह, तभी तेरी अम्मा कहती थी कि समीरा के यहाँ से आने के बाद तुझ पर प्रेत सवार हो गया। हाँ, वह अभी तक यही जानती हैं कि समीरा का ही प्रेत मेरे पीछे लगा है। च, च, बहुत तकलीफ़ होती है। शिप्रा, एक पराजित इंसान को खुद को जिलाए रखने के लिए किस किस तरह के जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं। ज़िंदगी का झूला झूलने के लिए खुद ही किसी डाल की तरतीब करनी पड़ती है। बेहद अफसोस है, खासकर तुम लोगों के घर वालों को लेकर मैं चकित हूँ। तुम्हारे भाभी भैया कहाँ हैं सब? वो अब यहाँ क्यों रहेंगे? जब से मैंने हाथ समेट लिए सबके छक्के छूट गए। सारे दायित्व और घर गृहस्थी उन पर आ पड़ी ना। नौकरानी रह नहीं गई, सब भाग खड़ी हुई। अलग घर लेकर रह रहे हैं। वे थोड़े ही अम्मा को करके खिलाएंगी। बहुत खूब, जितना बेटी सह लेगी बहू थोड़े ही सहेगी। बाकी छोड़ो, अब ये ढोंग वोंग ये समस्या का निदान नहीं, क्षणिक समाधान हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को जब हद से ज़्यादा अवॉइड किया जाता है और उसकी इच्छा का तिरस्कार किया जाता है तो वह व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। ये अवॉइडेंस भी एक तरह का प्रहार है, एक हत्या है। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गई, वरना देखो बेचारी समीरा कहाँ भुगत रही होगी। ऐसी ही जाने कितनी समीरा और शिप्रा लहू की मेहंदी लगाए घूम रही होंगी इस दुनिया के हर गांव, शहर और घरों में। कैसे वे स्वयं को इन क्रूर हाथों से बचा पाती होंगी। सुनो, मैं एक प्राइवेट स्कूल में तुम्हारे लिए बात करती हूँ। तुम जाके वहीं पढ़ाओ, थोड़ा दिमाग भी बटेगा और खुलेगा। तुम्हारे घर के लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो दुनिया है जिसमें सुख है वहीं वर्जित है। उस वर्जित सुख को भोगना भी एक कला है। इसे तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। उसे ऐसे ही सीखोगी। अपने रास्ते अपने आप ही तय करने पड़ते हैं। अब जाओ, कल सुबह 9 बजे आ जाना और अपने घर पर नॉर्मल रहना। वैसा ढोंग फिर मत करना, वरना तेरी अम्मा फिर किसी ओझा के यहाँ छोड़ आएंगी। वह कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।